हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी क्लासेस। तो आज का हमारा बायो का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन। पीछे हम करके आए थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज ये दोनों चैप्टर में कंबाइन कर दिए, ऑल्दो इन दोनों का महत्व वगैरह आप देखें, इंपॉर्टेंस देखें। टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोनों से ही, बायोमोलिक्यूल्स और सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन एक छोटा टॉपिक है, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ऑलमोस्ट वैसे कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो जाएं, जो बनेंगे एक्स्ट्रा वो साथ में बता दिए जाएंगे। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बड़ा है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, वहां पे भी पढ़ना है, पर यहाँ पे भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। क्या सीक्वेंस है आपके पास जो सेल साइकिल चलता है आपके पास, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शन है G1S G2M, देन M G1 G2S G1 G2S M S G2 G1 G2 या M। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरुआत यहीं से होती है आपके पास। तो क्या होगा आपके पास करेक्ट सीक्वेंस? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है कि एग्जाम्स में। तो आपके पास सीक्वेंस क्या है? G1S G2 एंड M। सबसे पहले आपके पास G1 स्टेज चलती है, उसके बाद S फेज चलती है। S का साथ में नाम लिखिएगा सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन। कहीं भी टर्म आए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन तो कौन सी फेज आएगी? S स्टेज। इस पे तो पूछा ही जाता है, देखो। ठीक, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M या फिर माइटोटिक फेज। तो ऑप्शन है आपके पास A। सीक्वेंस करेक्ट क्या है? A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन देखो इसी में आ गए। स्टेजेस हैं, दूसरी तरफ फीचर है। स्टेज में देखिएगा पेक्टिन, मेटाफेज 1, डायाकाइनेसिस, जाइगोटिन। दूसरी तरफ है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक, सोचिए जरा सा, फिर हम बात करते हैं इन स्टेजेस की कि किसमें क्या होता है। देखिए, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, PMAT। अब इसका क्या मतलब है PMAT का? जब आपके पास सेल साइकिल चलती है ना, डिवीजन चलती है, तो आपके पास 4 मेन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली है आपके पास प्रोफेज, M से है आपके पास मेटाफेज, A से है आपके पास एनाफेज, और T से लास्ट में है आपके पास टीलोफेज। अब इसको ध्यान से समझो, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले जब आपके पास सेल डिवीजन शुरू होती है तो प्रोफेज से होगी, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। ये तो क्लियर है। ठीक, अब हम फीचर्स की बात करेंगे कि क्या फीचर्स होते हैं आपके पास, तो ये भी समझिए साथ में ही। देखिए, शुरुआत में अब ये डायग्राम समझना। जब आपके पास शुरुआत होती है सेल साइकिल की, तो क्या होता है? अगर आप कभी भी सेल बनाते हैं, बचपन में हम सेल बनाते थे ना, तो हम क्या करते थे? इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे। हम न्यूक्लियस में क्या बनाते थे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे। तो उसको हम लिख देते थे क्रोमोसोम। ऑल्दो वो क्या कहलाता है आपके पास? क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिड। ठीक, क्या कहलाएंगे वो? क्रोमेटिन फाइबर्स कहलाएंगे आपके पास। उसके बाद अब होता क्या है, जैसे ही आपके पास सेल डिवीजन शुरू होती है, नॉर्मली जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, जब सेल डिवीजन नहीं हो रही है, तो वो कैसा दिखेगा आपको? इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे ही सेल डिवीजन शुरुआत हुई तो हमने बोला प्रोफेज। क्या बोला हमने? प्रोफेज। तो प्रोफेज में वो क्या करता है? वो क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेंगे वो आपके पास। क्रोमोसोम कुछ इस तरह के बनाते हैं, हम बनाते हैं ना ऐसे। ठीक, ये पंख हैं इसके। अब जैसे प्रोफेज शुरू होती है, प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, पहला। दूसरा, जितनी भी इसमें चीजें होती हैं वो सारी डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं, चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। खराब का मतलब है वो डिसअपेयर हो रही हैं,
धीरे धीरे वो बाद में बनेंगी वो, लेकिन अभी नहीं चाहिए हमें वो, ठीक है। डिसअपियर शब्द याद रखना है आपने, सब कुछ ER हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, वो सब धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, ठीक। उसके बाद आती है आपके पास, ये कौन सी फेज की बात करी हमने, प्रोफेज, सबसे पहले प्रोफेज। उसके बाद आती है आपके पास मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट जाती है, अच्छा प्रोफेज में ये भी नहीं रहती है, प्रोफेज में गायब हो गई। अब क्या हुआ आपके पास, अब धीरे धीरे जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, अब क्या होगा आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं, अब सेकंड स्टेज कौन सी थी, P के बाद थी आपके पास M स्टेज। M के स्लैश लगा के लिखिए, M स्लैश मेटाफेज स्लैश इक्वेटोरियल फेज, इक्वेटर पे आने वाली फेज। अब क्रोमोसोम्स कहां पे आएंगे, इक्वेटर पे, देखिए कहां पे आ गए वो, इक्वेटर पे आ गए, कर दे ठीक। अभी 2 ही बना रहे हैं, आप 4 भी बना सकते हैं, बाहर नहीं निकालने हैं क्रोमोसोम। कहां पे आ गए वो, इक्वेटर पे। इक्वेटर क्या होता है, धरती के सेंटर को बोलते हैं ना आप इक्वेटर, तो ये इक्वेटर पे आ गई। कौन से फेज में, मेटाफेज में। मेटाफेज में किस पे आती है, इक्वेटर पे आती है, सिंपल। उसके बाद आपके पास कौन सी है, मेटाफेज के बाद है आपके पास एनाफेज। कौन सी है, एनाफेज। अब एना के स्लैश में लगा के लिखिए पोल्स, एनाफेज स्लैश पोल्स। कहां पे जाएंगी, अब वो पोल्स पे जाएंगी। अब वो गई हैं पोल्स पे, ठीक। मुंह इसका ऊपर की तरफ कोई बनाना है, इतना ही याद रखना है अभी आपने टेट के लिए, ज्यादा नहीं, ठीक। इस तरह से वो जब पोल्स पे आएंगी तो कौन सी फेज है, एनाफेज है। और धीरे धीरे जब वो टूटना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी, ये 2 बन जाएंगे आपके पास इस तरह से। लास्ट स्टेज होगी आपके पास कौन सी, टीलोफेज। टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, डिसअपियर हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है। टीलोफेज में ये 2 बन जाएंगी, ये कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, मतलब अंत तक 2 बन जाएंगे आपके पास। और ये 2 जो हैं, ठीक, ये 2 आपके पास बिल्कुल सेम होंगे, वो डिपेंड करेगा ये सेक्सुअल जो भी है। तो ये कौन सी फेज है आपके पास, लास्ट वाली टीलोफेज, ये याद रखिएगा, ठीक। ये तो हो गए 4 मेन जो फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें से भी मेटाफेज की बात करते हैं, अगर आपको कुछ दिख रहा है। मेटाफेज, अभी हमने बात की कि मेटाफेज स्लैश इक्वेटर, मेटाफेज में कहां पे आती है वो, इक्वेटर पे आती है। तो 4th का आंसर हो गया आपके पास बी, 4 का हो गया आपके पास बी का 4 देखो कहीं पे, बी का 4। चलो ये तो आंसर तो अभी आ गया, पर अभी हमें और इसके बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है वो देखो, ये हो गया 4 मेन फेजेस थे जो, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। मियोसिस में जो प्रोफेज होती है उसमें क्या होता है, मियोसिस में प्रोफेज में क्या होता है, सारे उसी के स्टेज हैं, हाँ जी उसी के स्टेज हैं। तो देखिए क्या होगा, लता, लिख ले, जरा, लिख ले मत लिख लेना, लता जरा पानी दे दे। लता जरा पानी दे दे मतलब लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस। लता जरा पानी दे दे। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो 5 स्टेजेस हैं प्रोफेज की, क्या याद रखना है इसमें। तो इन क्वेश्चंस का आंसर मतलब जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इजी करने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे और कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें क्लियर हो। अब आपको समझना भी है साथ में। तो देखिए 5 स्टेजेस आपको बताई, 5 मेन स्टेजेस होती है मियोसिस के प्रोफेज में। ये लिख लिया, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ये एज इट इज आपकी कॉपी पे होना चाहिए। पहला देखिए, पहले स्टेज में लेप्टोटिन में होती है कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जो आपको बताया ना कि क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं,
तो वो ये क्रोमेटिन होते हैं, बाद में वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। कौन सी स्टेज पे बनेंगे, वो लेप्टोटिन। दूसरी स्टेज है जाइगोटिन। जाइगोटिन की स्टेज पे क्या होता है कि दो दो के पेयर बन जाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ऐसे बन गया आपके पास, ठीक। सो पेयरिंग हो गई, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम लिख लीजिएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी पेयरिंग को क्या बोलिएगा, साइनेप्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है पेपर्स में कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नॉन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और टर्म क्या है उन दोनों क्रोमोसोम्स के लिए, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। ओके, नेक्स्ट पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है आपके पास, क्रॉसिंग ओवर होती है, कि जो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कॉपी पे लिख लें, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल इसके ऊपर चला जाएगा, ऐसे इस तरह से, ठीक है, क्रॉस हो जाएंगे ये, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, तो क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट डिप्लोटिन। अब क्रॉसिंग ओवर तो हो गई है, अब ऐसा मान लो कि इनकी शादी तो हो गई है, पर अभी इतनी दूरियां नहीं आई हैं इनमें, तो वो क्या स्टेज कहलाती है, चियाज्मेटा। मतलब ये थोड़े से जुड़े हुए होंगे, अगर आप चित्र देखेंगे इसका तो कैसा दिखेगा, इस तरह से, ऐसे कुछ बस जरा से चिपके हुए दिखेंगे आपको, बस जरा से। इस वाली स्टेज को आप क्या बोलते हैं, डिप्लोटिन, और इसको बोलते हैं चियाज्मेटा। ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहलाता है, ब्रैकेट में कर दें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक। और लास्ट है आपके पास डाइकाइनेसिस, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसको बोलेगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मेटा। चियाज्मेटा खत्म हो गया, ठीक, ये बना ले। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो दोबारा से देख लो। मेटाफेज की बात कर रहे थे हम, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या था, इक्वेटोरियल प्लेट्स। मेटाफेज क्या था आपके पास, इक्वेटोरियल प्लेट, तो बी का था ना, ये पहले मैच हो गया था। ए का देख लो, थर्ड पैक्टिन क्रॉसिंग ओवर लिख के लाए हम। उसके बाद सी है आपके पास डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या लिखा हमने, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मेटा। जाइगोटिन, तो जाइगोटिन में क्या होती है, पेयरिंग, तो वो टेबल बहुत बहुत काम का है, तो प्लीज उसको बना ले, ठीक। ऑप्शन है ए सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है, एटीपी को किसने डिस्कवर किया, तो ऑप्शन है आपके पास लिपमैन, लोहमैन, बोमैन या फिर ब्लैकमैन। किसने डिस्कवर किया एटीपी को, तो ये भाई याद ही रखना है आपको, लोहमैन ने डिस्कवर किया इसको, ठीक है। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, Which one is a non-reducing commercial sugar? इसमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही बार। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज, इसमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग है, तो वो जनाब है आपके पास सुक्रोज। कौन है ये, सुक्रोज है आपके पास, ऑप्शन सी, फोर्थ का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, और इसी पे पूछा गया है मैक्सिमम। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इसमें से सबसे छोटा अमीनो एसिड कौन सा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, आर्जिनिन, सिस्टीन, एलेनिन या फिर ग्लाइसिन। तो सिंपलेस्ट सबसे छोटा अमीनो एसिड है आपके पास कौन, ग्लाइसिन, ऑप्शन है डी। ओके, 5 का डी। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट या शुगर बोल लो कौन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च या सेलुलोज। तो हमें पता है धरती पे सबसे अबंडेंट क्या है, पेड़ पौधे, तो सबसे ज्यादा आपके पास अगर हम वैसे बात करें तो क्या है, सेलुलोज। ऑप्शन है डी, क्योंकि पेड़ों की सेल वॉल में क्या पाई जाती है, क्या होती है उसमें, सेलुलोज पाई जाती है। सो ऑप्शन डी 6th का। नेक्स्ट, which bond is present between adjacent glucose units in polysaccharides, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, शुगर होते हैं, उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है आपके पास। ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो शुगर के लिए क्या टर्म होती है भाई, ग्लूको, ग्लाइको, ऐसी कुछ टर्म्स होती हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऑप्शन है ए, 7th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन। एक तरफ है ब्रेन शुगर, ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर, टेबल शुगर, टेबल शुगर को केन शुगर बोलते हैं। दूसरी तरफ है आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज। क्या होगा इसका उत्तर, मैच करें, इजी वाली तो मैच कर लो एटलीस्ट। करें फिर, देखो भाई इजी कौन सी लग रही है इसमें से, फ्रूट शुगर को शायद आपने याद किया हो कि फ्रूट शुगर क्या होती है आपके पास, फ्रक्टोज होती है, एफ से याद रखना। फ्रूट शुगर क्या होती है, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर इज फ्रक्टोज। सी का हो गया 2,
सी का हो गया 2, ये दोनों है, ये दोनों बच गए। अब देखो डी का भी 3 है, दोनों में ही डी का भी 3 है। अब बचा ए और बी। अब देखो ए और बी कौन सा इजी लग रहा है, ग्रेप शुगर इजी लग रही है या फिर आपको ब्रेन शुगर इजी लग रही है? चलो अब ब्रेन शुगर की बात कर लेते हैं। ब्रेन शुगर क्या होती है, गैलेक्टोज। ए इसका हो गया ए। ग्रेप शुगर क्या बच गया आपके पास, ग्रेप शुगर बच गई ग्लूकोज, तो ऑप्शन बी। और फ्रक्टोज तो हमें पता है ये सी। और टेबल शुगर या केन शुगर जो नॉर्मल आप चीनी खाते हो वो क्या होती है, सुक्रोज। आप डायरेक्टली लिखेंगे, देखें दोबारा से, ब्रेन शुगर है गैलेक्टोज, ग्रेप शुगर है आपके पास ग्लूकोज, फ्रूट शुगर है फ्रक्टोज और केन शुगर है सुक्रोज। अब मैच करो भाई, बी का पहला है, कौन सा बच गया, ये ऑप्शन है सी 8th का। नेक्स्ट, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीएनए ऑफ कोर्स किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेस या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो किस बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट जल्दी से, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी, हमारे अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, शुगर, वाटर या न्यूक्लिक एसिड। हमारे अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो एड आती है ना, उसमें एड में बोलती हैं एक्ट्रेस कि हमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, पानी। क्या होता है, पानी, वाटर। ऑप्शन है सी, 10th का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ, ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है, ग्लूकोज यूनिट, गैलेक्टोज यूनिट, राइबोज यूनिट या अमीनो एसिड्स? ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है, होमोपॉलीमर मतलब उसमें वही रिपीट हो रहा है बार बार, तो याद रखें ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है, ग्लूकोज के यूनिट्स का। किसका, ग्लूकोज के यूनिट्स का, ऑप्शन ए 11 का। नेक्स्ट, अब प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, एक प्योर प्रोटीन में कितने एंड्स होने चाहिए, 2 एंड्स, 1 एंड, 3 एंड्स या फिर नो एंड्स की कोई अंत होना ही नहीं चाहिए, कोई एंड नहीं होना चाहिए उसमें। ए ऑप्शन ए, कितने एंड होने चाहिए उसमें, 2 एंड्स होने चाहिए। नेक्स्ट, माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इजी है, माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो माइटोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है तो भाई वो n ही रहेंगे, अगर वो 2n है तो वो 2n ही रहेंगे, ठीक। सो इट इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन, 13 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ माइटोटिक सेल डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 256 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल वुड बी, कितनी माइटोटिक डिवीजन चाहिए आपको, आपको क्या बनाना है, कितने सेल्स बनाने हैं, 256 सेल्स बनाने हैं आपको, उसके लिए कितनी डिवीजन्स चाहिए आपको, 14th क्या आएगा आपके पास इसका आंसर, 8। अब ये कैसे करेंगे आप पेयर बनाएंगे, 2 की पावर बनाएंगे, ठीक। अब ये आपको ना 256 कैसे करना है और आपको देखना है कि 2 की पावर कितनी आ रही है, तो जितनी भी पावर आएगी उतने नंबर ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन चाहिए होंगे। ट्रिक याद रखना, 2 की पावर क्या निकालेंगे आप, n, तो यहां पे क्या आएगा, 2 की पावर 8 आएगा, तो जाके क्या बनेगा 256, तो आंसर वुड बी 8। ये आप निकाल के देख सकते हैं, किसी और डिवीजन के साथ भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 1024 लो, कोई भी ले लो, ठीक है, 512 कुछ भी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डीएनए सिंथेसिस और एप्लीकेशन अकर्स इन, ये तो हम पीछे करके आए। सिंथेसिस कौन सी फेज को बोलते थे, कौन सी फेज थी वो, एस फेज, कौन सी है, एस फेज, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम करके आए पीछे ही हम, वो बोलता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को बोलते क्या है, तो बोलते हैं उसको साइनेप्सिस, और साइनेप्सिस बोलते हैं और कौन सी स्टेज में होती है, याद करें, जाइगोटिन में,
ठीक, ऑप्शन बी, 16th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मियोसिस रिजल्ट्स इन, मियोसिस से क्या बनता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन या ऑल ऑफ द अबव। मियोसिस, मियोसिस से क्या बनता है? मियोसिस कब होती है? मियोसिस होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। और मियोसिस जब भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होती है तो वेरिएशन होती है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका डी, 17 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, वो सेल्स जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं वो कौन सी स्टेज में होंगे? और उस स्टेज को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जी नॉड या फिर क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट मतलब वो शांत है, वो कुछ नहीं कर रही। कौन सी स्टेज है? क्यूसेंट स्टेज। ऑप्शन है सी, 18th का। नेक्स्ट, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, amount of DNA remains same in each cell, chromosome number is increased या फिर amount of DNA is reduced to half। सोचिए जरा सा कि क्या होगा एस फेज में। हम पीछे बार बार पढ़ रहे हैं ना, एस फेज, सिंथेसिस फेज, क्या होता है इसमें। अब देखो, इसके बाद डिवीजन होनी है, एस फेज के बाद क्या होनी है? डिवीजन। तो डिवीजन होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस अमाउंट को डबल करना पड़ेगा ताकि दोनों ही जो आपके पास प्रोजेनीज हैं या डॉटर सेल्स हैं उनमें बराबर अमाउंट आए। तो अमाउंट डीएनए का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा दोनों ही सेल्स में। वो सेम नहीं रहेगा। अगर वो सेम रहेगा तो क्या होगा आपके पास? डॉटर सेल्स में जितने भी क्रोमोसोम जाएंगे वो तो और बढ़ जाएंगे। अगर वो सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर नहीं इंक्रीज करता है, क्वांटिटी इंक्रीज करती है। सिर्फ याद रखना क्या इंक्रीज करेगी? क्वांटिटी। किसकी? डीएनए की। तो ऑप्शन ए, 19th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, G2, G1 और S फेजेस किसके फेजेस हैं? वेरी इजी, मेटाफेज, प्रोफेज, इंटरफेज या फिर एनाफेज। ये कौन सा फेज है आपके पास? देखो क्या होता है जब डिवीजन होती है ना, तो दो चीजें हैं। एक फेज होती है आपके पास इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। इंटरफेज वो फेज होती है जिसमें कुछ नहीं हो रहा, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी सुस्त पड़ा हुआ है। सुस्त का मतलब ये नहीं है कि वो सुस्त पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो तैयारी कर रहा है। वो बोलते हैं ना कि तैयारी जीत की लंबी होती है। मतलब तैयारी 99% समय आप तैयारी कर रहे हैं, देखेंगे सारे वो 1% का समय। तो ये तैयारी वाला समय है इंटरफेज। और ये सारे किसके फेजेस होते हैं? G2, G1 और S फेज इंटरफेज। और लंबे समय तक करीब इंटरफेज ही होती है, याद रखिएगा, ये बहुत लंबे समय तक होती है। नेक्स्ट, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग, कौन से प्रोसेस में होगी? अभी हम बात करके आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद है दोनों में या फिर नन ऑफ द अबव। किसमें होगी आपके पास मियोसिस? ये तो बहुत इजी सा है। किसमें होगी मियोसिस? सेक्सुअल में। पीछे ही हम करके आए, कहां होती है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, यीस्ट सेल कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन अबाउट, यीस्ट अपना साइकिल कितने समय में कंप्लीट कर लेता है? 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स या 120 मिनट्स? कितने समय में यीस्ट अपने सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेगा? याद रखना ये डायरेक्टली करीब 90 मिनटों में। वो 90 मिनट बोलते हैं ना मूवी में, 90 मिनट है तुम्हारे पास, तो यीस्ट के पास भी 90 मिनट होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, एंजाइम में प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, हमें पता है एंजाइम इज अ प्रोटीन, ठीक। तो उसके नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलिएगा? प्रोस्थेटिक पार्ट, एक्टिव पार्ट, कोफैक्टर या कैटालिटिक पार्ट? क्या बोलेंगे उसको आप? नॉन प्रोटीन पार्ट को डायरेक्टली याद रखिएगा, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। ऑप्शन सी, 23rd का सी। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसमें से
एरोमेटिक कौन है? ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलिलीन या फिर सारे के सारे ये एरोमेटिक हैं। तो इसमें से कौन एरोमेटिक है? सारे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीटीपी याद रखना, पीटीटी कर लेना, जो भी है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फेलिंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। फेलिंग सोल्यूशन किसकी डिटेक्शन करता है? ग्लूकोज की, स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स। फेलिंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। किसके लिए यूज होगा ये आपके पास? तो ये जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लूकोज के लिए। फेलिंग सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a sulfur containing amino acid? Very important again, थ्रियोनाइन, सिस्टीन, मिथियोनाइन या दोनों ही बी और सी। तो याद रखना है, वन लाइन में बना लो चाहे, कि सिस्टीन एंड मिथियोनाइन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये कैसे हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड विद एब्सेंस ऑफ। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में किस चीज का फर्क होता है? किस चीज का फर्क होता है भाई? पी का। पी मतलब फोस्फोरस या फिर फोस्फोरिक एसिड। ऑप्शन है डी, 27 का। नेक्स्ट, द मिनरल फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज। कौन सा मिनरल आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? हीम का मतलब ही क्या होता है? हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, लोहा, ठीक। सो क्या है, कौन सा मिनरल है? सी, मतलब ऑप्शन सी, आयरन। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ। न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोसाइड्स के, या न्यूक्लियाई ऑफ हैवी मेटल्स या फिर प्रोटीन्स। तो हमें पता है कि हम डीएनए में भी पढ़ते हैं, डीएनए में क्या होता है? एनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और ये हम बोलते हैं कि दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये किसके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं। 29 क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर इज। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, एनिमल नहीं लिखा है, एनिमल वर्ड नहीं लिखा है। पूरी धरती में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम प्रोटीन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनाब है कौन? जो C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल में मदद करते हैं, जिनका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है इनका? रूबिस्को। राइबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ठीक, पूरा नाम है इनका। ऑप्शन है बी, 30th का। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम्स इज। आपके बॉडी में एनर्जी कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है? एनर्जी करेंसी क्या है हमारी? एटीपी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एनर्जी करेंसी क्या है, डायरेक्टली वही पूछेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन। इसमें से प्यूरिन कौन है? ऑप्शंस में है आपके पास साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन या फिर यूरासिल। इसमें से कौन एक प्यूरिन है? तो कौन है इसमें से भाई? बाकी सारे तो निकाल दो, CTU निकाल दो, कौन बच गया? एडेनिन के साथ कौन होता है? एडेनिन के साथ होता है गुआनिन, और ये दोनों क्या है? प्यूरिन है। ऑप्शन हो गया बी, 32 का। नेक्स्ट, Which of the following statements is correct? इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सी सही है? पूरे एंजाइम की टर्म है ये, बेसिकली ध्यान दीजिएगा। होलो एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, को एंजाइम इज इक्वल्स टू एपो प्लस होलो। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली याद रखना। पूरे जो एंजाइम है, होलो एंजाइम, वो किसका बना होता है? एपो एंजाइम और को एंजाइम का। तो इसमें से करेक्ट है ऑप्शन ए, 33 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु कॉइंड द टर्म मियोसिस। मियोसिस टर्म किसने दी? हर्टविग, बोवरी, फार्मर एंड मुरे या फिर वेल्डियर। तो ये टर्म दी गई थी बाय फार्मर एंड मुरे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फास्टेस्ट एंजाइम नोन इज। जो आपको अभी तक पता है सबसे फास्टेस्ट दुनिया पे कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन है यूरिएज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ट्रिप्सिन या पेप्सिन। कौन सबसे फास्टेस्ट है? आरबीसीज में पाया जाता है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, 35 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली हैं क्या, वो किस चीज के बने हुए हैं, काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स के, स्टेरॉइड्स के, फैटी एसिड्स के या कार्बोहाइड्रेट्स के, किस चीज के बने हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स? तो ये बने हैं फैटी एसिड्स के, बहुत भारी से होते हैं बेसिकली। सी, ऑप्शन सी 36 का। नेक्स्ट, रिकम्बिनेशन नोड्यूल कैन बी सीन इन, कौन सी स्टेज पे रिकम्बिनेशन नोड्यूल पाया जाता है? ऑप्शन है जाइगोटिन, पेक्टिन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटिन। जिस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है उसी में रिकम्बिनेशन भी पाई जाती है। साथ में लिख लेना, जहां टेबल लिखा वहीं पे क्रॉसिंग ओवर के साथ क्या ऐड करेंगे? रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन मतलब वो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो ऑप्शन हो गया आपके पास बी 37 का। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट सीन ड्यूरिंग, अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो कौन सी स्टेज पे होगी? सबसे बढ़िया, वैसे तो हो जाएगी बट सबसे बढ़िया की स्टेज में होगी? प्रोफेज, इंटरफेज, टीलोफेज या मेटाफेज? एम से एम, मेटाफेज सबसे बढ़िया, क्योंकि वो इक्वेटर पे आ जाएगी ना। कहां पे आ जाएगी वो? इक्वेटर पे, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी, तो बहुत बढ़िया से नजर आएगी आपको। 38 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, at which stage of meiosis does the genetic constitution of chromosomes या फिर gametes is finally decided? किस स्टेज पे डिसाइड होगा भाई कि बच्चा कैसा होगा? कौन सी स्टेज पे डिसाइड होगी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन? वो स्टेज है जब वो कहां से जाएगी? पोल्स पे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? पोल्स पे। यहां होंगे जब वो, क्योंकि फिर वो अलग हो जाएंगे, तो पोल्स पे किस में जाते हैं? एनाफेज में। देखो एनाफेज 2 तो आएगी नहीं, एनाफेज 2 तो इट्स जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। मियोसिस कौन सी वाली में हो रही है? एनाफेज 1 में। ऑप्शन है आपके पास डी 39 का। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये सेम ही हो गया। यीस्ट सेल कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन, तो कितने समय में था ये? करीब 90 मिनटों में था, ठीक है। 40th का आंसर क्या है आपके पास? सी। ये थे आज क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता दें, और यूजफुल हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं हमें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।